खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले का वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर आतंकवादियों के साथ हुआ है और सुरक्षा बलों ने, खबर ये सामने आ रही है, अपडेट ये है कि 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि इससे पहले खबर सामने आई थी कि 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता रहे कुछ देर पहले की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इसके बाद जारी रखा है। 5 आतंकवादियों को कुलगाम में एनकाउंटर में ढेर किया गया है, मार गिराया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी जो कि सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। तो जम्मू कश्मीर से ये खबर। इरफान इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। इरफान, क्या ऑपरेशन पूरा हो गया है या फिर अभी भी चल रहा है? देखिए, इस ऑपरेशन में 5 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, ये सूत्रों से फिलहाल कंफर्म हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी आसपास के इलाके में जारी है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है। एक बड़ा ग्रुप था 5 आतंकियों का कादिर कुलगाम इलाके में, जो कि शुपियां और कुलगाम का बॉर्डरिंग गांव है, जहां पर सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि 5 आतंकियों का ग्रुप जो है वो इस इलाके में मौजूद है। उसके बाद उन्हें एनसर्कल किया गया और उसके बाद फायरिंग शुरू हुई और मुठभेड़ शुरू हुआ। फिलहाल सूत्रों से ये कंफर्म हो रहा है कि 5 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और आसपास के इलाके में फिलहाल, क्योंकि ऑर्चर्ड का इलाका है, आसपास जंगल भी है, गांव भी जो है काफी आसपास है, तो उसके चलते सर्च ऑपरेशन फिलहाल आसपास के इलाके में शुरू किया गया है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि क्या इन आतंकियों का आसपास कोई हाइड आउट वहां पर मौजूद था, उसे भी फिलहाल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा ऑपरेशन, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। ये भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था और करीबन आज सुबह 3 बजे ये पहले सर्च शुरू किया गया और करीबन 7 बजे तक इस मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मारा गया। हालांकि ये आतंकी किस आतंकी संगठन से हैं और क्या इसमें कोई बड़ा कमांडर भी है, इसकी अभी जो जानकारी है वो पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है। कुछ देर बाद जो है जो डेड बॉडीज है आतंकियों की, वो मुठभेड़ की जगह से रिट्रीव करने के बाद ये सारे मामले की जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। फिलहाल 5 आतंकी मारे गए, हालांकि 2 सेना के जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका इरफान इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो चलाया गया आर्मी की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, सुबह 3 बजे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और अब खबर ये सामने आ रही कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और अभी पूरे इलाके में, क्योंकि ये जो इलाका है रिहायशी इलाका भी है, गाँव भी है, बस्ती भी है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अब खबर संभल से आ रही है। संभल सांसद बर्क के घर बिजली विभाग की टीम पहुंच गई है। मीटर रीडिंग चेक करने पहुंची है ये टीम और बिजली विभाग टीम के साथ पुलिस भी मौजूद है। सांसद बर्क के घर के बाहर फोर्स को भी तैनात किया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके घर के बाहर जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है और मीटर रीडिंग के लिए पहुंची है ये बिजली विभाग की टीम और उससे पहले पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। यहाँ तक कि जो फोर्सेज है उसकी भारी संख्या में तैनाती की गई। तो संभल में बिजली चोरी के मामले की बड़े स्तर पर अब जांच शुरू हो गई है। प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ बिजली विभाग की टीम मीटर में गड़बड़ी के तमाम केस उजागर कर रही है। बिजली विभाग की टीम ने दीपा सराय, मियां सराय, राय सत्ती और हिंदू खेड़ा इलाके में जांच की है। दीपा सराय के एक मस्जिद से तो पूरे मोहल्ले को बिजली सप्लाई बाकायदा की जा रही थी, जो खबर सामने आ रही है निकल के। और इसी तरह से जो संभल के सांसद हैं उनके मीटर में भी 0 रीडिंग मिलने के बाद गड़बड़ी की बात सामने आई, गड़बड़ी का शक हुआ और ये भी जांच इस वक्त की जा रही है। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ संभल में। अभिजीत, बताइए, जो संभल सांसद हैं उनके घर पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है क्योंकि उनके मीटर में 0 रीडिंग आई थी, और इसके बाद अब क्या हो रहा है, तफ्तीश के तहत अभी क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच बिजली विभाग की टीम पुलिस टीम के साथ पहुंची सांसद बर्क के घर और वहां पर लगभग 1 घंटे तक वहां पर बिजली विभाग की टीम मौजूद थी। आपको बता दें कि पुराने मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर जो है वो 2 लगाए गए थे सांसद के आवास के भीतर। उसके बाद जब आज वहां पर बिजली विभाग की टीम पहुंची तो उन्होंने पूरा असेसमेंट किया है, कितना लोड है पूरे मकान में और कंजम्पशन कितना हो सकता है, उन सब चीज़ों के असेसमेंट के बाद बिजली विभाग की टीम यहाँ से निकल चुकी है। और जैसे कि आशंका
जताई जा रही थी कि हो सकता है कि वहाँ पर भी मीटर के साथ छेड़छाड़ पहले हुई हो, जिसकी वजह से वहाँ पर जीरो लोड दिखा रहा था, उसकी वजह से ये स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। और इसलिए आज एक बार फिर 2 दिन बाद यहाँ पर बिजली विभाग की टीम ये चेक करने के लिए पहुंची थी कि मीटर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। पूरे आवास में वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो कंजम्पशन है डेली का, उसका असेसमेंट जो है वो बिजली विभाग की टीम ने किया है। और थोड़ी देर के बाद ही अब वो जानकारी भी देने वाले हैं कि आखिरकार सांसद के आवास में जब बिजली विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या पाया है। जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है, दोनों में बिजली विभाग की टीम पहुंची थी और साथ में पुलिस टीम भी मौजूद थी। इस वक्त भी जब हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं तब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है आपको कड़ी दिखाई देगी। चारों तरफ यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती आपको दिखाई देगी। उसके अलावा यूपी पुलिस के भी जवानों की तैनाती यहाँ पर लगातार। अच्छा अभिजीत, एक बात बताइए, क्योंकि ज़ियाउर रहमान बर का उन पर उनकी जो मीटर रीडिंग थी, जो उनके घर पर मीटर है, जीरो रीडिंग आई और उसके बाद ही शक हुआ कि क्या कोई गड़बड़ी थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो वो सामने आकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं या फिर जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से कोई बातचीत सामने नहीं आई है। लेकिन जो बिजली विभाग की टीम जो पूरे क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो सांसद के आवास पर भी पहुंचना और वहां पर मीटर में इस तरह की कई गड़बड़ी और उसके बाद वहां पर मीटर बदला जाना, ये एक बड़ा एक उदाहरण भी है कि आखिरकार आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, सांसद के घर में भी बिजली के मीटर जो थे वो चालू हालत में नहीं पाए गए। कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी बिजली विभाग को दिखी। उसके बाद ही 2 अलग से मीटर वहां पर लगाए गए और यही चर्चा का विषय जो है वो पूरे क्षेत्र में इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल अभिजीत, तो आरएफ और पीएससी की जो जवान है उनको तैनात किया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अभिजीत। तो सांसद समेत यानी सांसद ज़ियाउर रहमान बर के साथ साथ वहां पर मस्जिद और कई घरों में बिजली में गड़बड़ी को लेकर शिकायतें सामने आई। ये पता चला है, जो वहां पर जांच की गई तफ्तीश और इसके बाद अब इसको लेकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं मुंबई से। खबर है मुंबई में समंदर में नाव हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई। स्पीड बोट के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नाव की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि कल के हादसा करीब 3:30 बजे हुआ। दोपहर जब एलिफेंटा केव्स की तरफ पर्यटकों की एक जो बड़ी नाव है वो जा रही थी और इसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। तभी ये देखिए, ये जो आपको स्पीड बोट नजर आ रही है, यही आकर सीधे टकरा जाती है। नेवी की स्पीड बोट बताई जा रही है और ये सीधे आकर टकराती है उस बड़ी नाव से जिस पर पर्यटक सवार थे और वो पर्यटन स्थल एलिफेंटा केव्स की तरफ जा रहे थे। तभी हादसा होता है। 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो खबर अभी तक सामने आई है। मुंबई के समंदर में 2 नावों की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में 3 नेवी के जवान भी हैं और 10 आम नागरिक हैं। यात्रियों से भरी एक नाव गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड जा रही थी। नेवी की नाव से टक्कर के बाद यात्रियों से भरी ये नाव में पानी भरने लगा और नाव में चीख पुकार मच गई। लाइफ जैकेट पहनने कुछ लोगों ने यात्रियों को बचाने की कोशिश भी की। हादसे में 101 यात्रियों को बचा लिया गया है, जबकि 2 घायलों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिवारजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का ऐलान भी कर दिया गया है। और इस हादसे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे हादसा हुआ। आप जरा देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें। देखिए कैसे नेवी की स्पीड बोट बहुत तेज रफ्तार के साथ आती है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए नेवी की स्पीड बोट है ये। और बताया जा रहा है कि जब वो गश्त लगा रही थी, बहुत तेज रफ्तार में थी, तभी यह हादसा होता है। नीलकमल नाव से आकर टकरा जाती है। तस्वीरें बेहद ही खौफनाक है और इसी टक्कर के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। 13 लोगों की मौत हो गई डूबने की वजह से और 101 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बताया जा रहा है कि उस नाव में 20 बच्चे भी थे मौजूद। तो एक ये बड़ा हादसा हुआ है, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ, बेहद खौफनाक मंजर उस वक्त हुआ क्योंकि एलिफेंटा आइलैंड्स की तरफ जा रही थी पर्यटकों से भरी जो नीलकमल नाव है। और इसी दौरान ये हादसा हुआ कल करीब 3:30 बजे के आसपास। बिग वॉल पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे ये जो नेवी की स्पीड बोट है ये बहुत तेज रफ्तार के साथ वहां पर फिर ये देखिए ये टक्कर होती है। नीलकमल बोट है उसके साथ ये टक्कर होती है। फिर से आप देखिए ये चक्कर लगा रही है लगातार। जो नेवी की स्पीड बोट है वो वहां पर चक्कर लगा रही थी और फिर आकर ये टक्कर होती है नीलकमल बोट से, जिस पर ये पर्यटक सवार थे और बहुत जोरदार बड़ा एक तेज आवाज आती है। और फिर बताया जा रहा है कि जो नीलकमल बोट है जिस पर यात्री सवार थे वो पलट जाती है, हादसे का शिकार हो जाती है और उसमें
करीब 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि 115 के आसपास उसमें यात्री सवार थे। 13 की मौत हो गई है, 101 को रेस्क्यू किया गया। जो आई विटनेस है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, वो क्या बोल रहे हैं इस हादसे को लेकर, आपको सुना देते हैं। हम लोग इधर से एलिफेंटा के लिए जा रहे थे। 3:15 को समथिंग रवाना हुई बोटिंग। फिर 3:45 या 4:15 बजे समथिंग वो लोग एक आए थे स्टैंड करने वाले बोट, वो लगाए। तो फिर उन लोगों ने 4-5 बार तो आगे पहले स्टैंड किया। फिर जाके बोट से नज़दीक से उन लोगों ने टर्न मारा तो डायरेक्ट बोट को सडनली उन लोगों ने क्रश कर दिया। तो क्रश होने के बाद वो लोग बोट, हमारा जो हम लोग अंदर थे, वो लोग बोट आगे से फूट गई थी तो पानी उसके अंदर आने लगा। और समंदर में हुए इस हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं। तो समंदर में जो हादसा हुआ उसकी पूरी कहानी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हुआ क्या था, कैसे ये दर्दनाक हादसा हो गया मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास में। तो हुआ क्या, दरअसल नीलकमल जो बोट है वो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ रुख कर रही थी। अरब सागर में बूचर द्वीप के पास जैसे ही बोट पहुंचती है, यह हादसा उसी वक्त हुआ। नेवी की स्पीड बोट ने टक्कर मारी, बहुत ही जोरदार टक्कर थी। उस दौरान करीब 3:55 का वक्त रहा होगा जब यह हादसा हुआ, यानी कि कल का बुधवार का यह वक्त आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन को लॉन्च किया गया तुरंत ही। इस ऑपरेशन में नेवी की जो 11 बोट्स हैं उनको लगाया गया यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए। 4 हेलीकॉप्टर्स को भी तुरंत डिप्लॉय किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में। पोर्ट ट्रस्ट टीम में मैदान में उतर गई, कोस्ट गार्ड की टीम को उतारा गया मैदान में रेस्क्यू के लिए। इसके अलावा येलो गेट पुलिस स्टेशन की टीम को भी उतारा गया यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए। साथ ही स्थानीय नाविकों ने भी रेस्क्यू मिशन में काफी अहम भूमिका निभाई है और 101 लोगों की जान को बचाया गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 101 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अंशु निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जुड़ी पूरी जानकारी के साथ। अंशु, क्योंकि ये नेवी की बोट है, स्पीड बोट जो टकराती है और इसके बाद ये हादसा हुआ है, क्या हुआ था, कैसे हो गया हादसा, क्या नेवी की तरफ से कुछ ऑफिशियली बताया गया इस पर? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि ये जो बोट थी जिसकी टक्कर होगी फेरी से, जो नीलकमल फेरी थी, गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा द्वीप पर यात्रियों को ले जा रही थी। और इस दौरान जो नेवी की जो बोट थी, जिस तरह के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो जो संचालन था उसका, मतलब जो ड्राइवर था वो अपना कंट्रोल उस पर खो दिया था और उसके बाद ही ये टक्कर हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो किया गया जिसमें 101 लोगों की जान बचा ली गई है, लेकिन 13 लोगों की उसमें जान चली गई है, जिसमें से एक नौसेना का भी जो अफसर था वो भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है 4 नौसेना के हेलीकॉप्टर और 11 नौसेना पोत और साथ में कोस्ट गार्ड बोट और 3 मरीन पुलिस बोट भी शामिल की गई है। और फिलहाल चालक के खिलाफ जो है इस पर FIR दर्ज कर ली गई है। जी, जो चालक है स्पीड बोट के, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 13 लोगों की मौत हो गई, 101 लोगों को बचाया गया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अंशु निर्वाण। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये है क्या। उत्तराखंड में UCC की नियमावली क्या कहती है और जब ये कानून लागू हो जाएगा तब इससे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको समझाते हैं। सभी धर्मों में विवाह तलाक पर एक ही कानून होगा। गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार पर भी समानता होगी। तलाक या शादी का पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 साल की जाएगी और शादी के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 साल होगी। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक होगी। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार दिया जाएगा। वैध अवैध संतान में कोई भेदभाव नहीं होगा। गर्भ में पल रहे बच्चे के भी संपत्ति में अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण जरूरी किया जाएगा। तो अगले साल यानी कि 2025 में जनवरी में UCC लागू करने के ऐलान के बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, ये आप सुनिए।
यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और हमने ये तय किया है कि जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने पहल की। कब क्या कदम उठाए गए यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मार्च 2022 में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ जो समिति है इसका गठन किया गया था। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पारित किया गया। 12 मार्च 2024 को कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उत्तराखंड में। अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। समान नागरिक कानून बीजेपी के एजेंडे में शुरू से ही रहा है। अभी हाल ही में राज्यसभा में संविधान दिवस पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में यूसीसी लागू करने के संकल्प को दोहराया था। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके। आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू के कटरा से है जहां पर रोपवे प्रोजेक्ट का भारी विरोध हो रहा है। माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर बनने वाले ताराकोट रोपवे परियोजना का विरोध किया जा रहा है। इस परियोजना के विरोध में दुकानदार है, वहां के पिट्ठू और पालकी चलाने वाले हैं, सड़कों पर अब ये उतर आए हैं। इस परियोजना के खिलाफ लोगों को डर इस बात का है कि रोपवे से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती रही है। इस दौरान आपको बता दें कटरा के सभी बाजार भी बंद रहे। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए आए तमाम श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। तो ये आप समझिए कि जो विरोध हो रहा है वो किस प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि रोपवे प्रोजेक्ट है क्या जिसको लेकर विरोध इतना तेज हो गया है। मंदिर तक 250 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ताराकोट सांझी छत में कुल 12 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय होगा। ये फासले इस रोपवे के जरिए तय होगा। रोपवे से श्रद्धालु महज 6 से 7 मिनट में सांझी छत तक पहुंच जाएंगे, यानी घंटों का जो सफर है वो 6 से 7 मिनट में कवर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको दर्शन करने में काफी सुविधा हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। और अब आप ये भी समझ लीजिए कि स्थानीय लोगों को इस रोपवे से क्या डर है। दरअसल लोगों का मानना है कि ये वैष्णो देवी रूट पर रोजगार संकट को बढ़ाएगा। कहा जा रहा है कि दुकानदार, घोड़ा, पिट्ठू व पालकी वालों पर इस रोपवे का सीधा असर होगा। दुकानदारों के अंदर व्यापार छिन जाने का डर है, इसलिए रोपवे प्रोजेक्ट के विरोध में सभी व्यापारी एकजुट हो गए हैं। और वहीं कटरा बंद पर टीवी9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे विरोध प्रदर्शन इस रोपवे प्रोजेक्ट का किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए बाजार पूरी तरीके से बंद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन जो यहाँ पर रोपवे है वो ना लगाया जाए। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये जो श्राइन बोर्ड रोपवे लगा रही है ये कैंसर की बीमारी है और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए इतिहास में लिखा हुआ है, भूमिका मंदिर है, प्राचीन मंदिर, बाण गंगा है जहाँ माता जी ने बाण मार के
गंगा प्रकट की है, केश धोए थे। वहाँ का एक महत्व है, वहाँ से यात्री गंगा जल भर के लेके जाते हैं और हजारों बीमारियां दूर होती हैं। उसके बाद प्राचीन मंदिर चन्नपात का आता है, वहाँ माता के चन्न चिन्ह हैं। माता जी वहाँ रुकी थी, मुड़कर पीछे देखा था जब भैरव ने पीछा किया था। अर्धकुंवारी है, गर्भ गुफा है, वो गर्भ जून में माता रानी 9 महीने रही थी। ये सब बाईपास करके एक रोपवे लगा के ये पूरा तहस कर रहे हैं। अंकित भट्ट की आपने रिपोर्ट देखी, आपने प्रदर्शनकारियों को भी सुना। अब आपको सुनाते हैं कटरा बंद पर क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। क्या कुछ यात्रियों का कहना है, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पर जो यात्री हैं वो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? जी हम दिल्ली से आए जी। पता था आपको कि बंद होगा आज की? नहीं, हमें नहीं पता था कि आज बंद होगा। पर एक बात कही जाए, ये जो बुजुर्ग है, कोई भी है, ये जो पैदल नहीं यात्रा कर सकता है, उसके लिए तो यहाँ से कोई सुविधा बनानी चाहिए। कोई सुविधा नहीं मिली आपको? कोई सुविधा नहीं है। दिक्कत हो रही है? हमें सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हो, तो ये दिक्कत हो रही है। चढ़ाई कैसे की जाए? दिक्कत है के दरबार में कैसे जाया जाए? क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही है कि खाने पीने की दिक्कत है। सुबह से ही यहाँ पर चाय नाश्ता जितना भी था उसकी दिक्कत हो रही है। मानता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, बुजुर्गों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आपस के समझौते से कोई रास्ता निकलना था कि सर? नहीं सर, हमें नहीं पता था। हम तो कल ही पहुँचे थे, तो कल हमने दर्शन करके हम यहाँ बाहर निकले तो तब पता चला कि आज दुकानें। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। आप भी सारे दिल्ली से आए हैं? तो क्या, कहाँ से आए? हम उत्तर प्रदेश बनारस से आए। दर्शन करके आ गए? हाँ, दर्शन करके आ गए। कोई दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुई। मार्केट बंद है तो खाने पीने का दिक्कत है। खाने पीने का दिक्कत चीजों का। हाँ। आप कहाँ से आए साहब? बनारस से हैं सर। बनारस से? हाँ, दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर। कैसे दर्शन हुए? दर्शन अच्छे हुए सर, लेकिन रोपवे चालू होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिक्कतें बहुत है। आने जाने में समय भी बचेगा लोगों का, सारी सुविधा भी अच्छी हो जाएगी, और जो भी यहाँ के बारे में सोचते हुए सारा काम किया। आज कोई दिक्कत हुई? आज कोई दिक्कत अभी ना, खाने पीने की प्रॉब्लम। खाने पीने की प्रॉब्लम। और अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उन्हें गृह मंत्री के भाषण का वीडियो शेयर करने पर सोशल मीडिया साइट एक्स की तरफ से नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उनके नेताओं को अमित शाह वाला पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि बीजेपी की तरफ से एक्स पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी जब इस तरह की गीदड़ धमकियां देती है तो वो ये भूल जाती है कि ये महात्मा गांधी की, ये जवाहरलाल नेहरू की, ये सरदार पटेल की, ये मौलाना आजाद की, ये सुभाष चंद्र बोस की, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी है। हम ऐसी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। बाबा साहब का आप जब जब अपमान करिएगा, हम किसी मुस्तैदी से चट्टान की तरह आपको खड़े नजर आएंगे। आप और देखिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सुप्रिया श्रीनेत को देखिए आप सुन रहे थे, लेकिन हमारे साथ अब कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि लगातार जो सियासी घमासान है वो तो हम देख ही रहे हैं, अब ये नई बात सामने आ रही है। देखिए, जिस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी की कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी, आप कह सकते हैं कि जो सियासी लड़ाई है उसको 2 कदम और आगे ले जाएगी। लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, साथ साथ ये भी कहेगी कि सरकार अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। और इसके अलावा जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद 6 बार ट्वीट किया और उसके बाद शाम को अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो कांग्रेस को लगता है कि ये विपक्ष को एकजुट करने का मौका भी है, क्योंकि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वो सारे एकजुट हैं और सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका उसको मिला है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद जो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी, उसको लगता है कि संविधान के मुद्दे पर सरकार पर एक बार फिर दोबारा से दबाव बनाने का मौका उसको मिला है, और किसी कीमत पर वो इसको नहीं छोड़ेगी और दोनों हाथों से इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। जी, शुक्रिया आपका कुमार इस पूरी जानकारी के लिए।